हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। सो आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आज हम वापस आ गए हैं अपनी PCS के प्रैक्टिस सेट 6 के साथ। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, 12 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही होंगी और आप इन क्वेश्चंस को सिंसियरली प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। सो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है आपको। तो हमारे पास खनिज अन्वेषण एजेंसियां दी गई हैं और मुख्यालय दिए गए हैं। तो पहला खनिज अन्वेषण एजेंसी है हमारे पास है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC। दूसरा है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड MECL। तीसरा है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC। चौथा है राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO। तो आप ऑप्शन में हमारे पास भुवनेश्वर, नागपुर, हैदराबाद और दिल्ली दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को मैच कराइए। ऑप्शन नंबर अगर आप ए को मैच कराते हैं तो एक ONGC का मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलेगा? ONGC का मुख्यालय पर मिलेगा आपको नई दिल्ली। MECL का मुख्यालय आपको मिलेगा नागपुर, NMDC का हैदराबाद और NALCO का है भुवनेश्वर। आई होप आप लोग इन क्वेश्चंस को अपनी को नोटबुक कर भी मुझसे पहले इनका आंसर दे पा रहे होंगे और लास्ट में मुझे कमेंट बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन हमारा है, सरकार को मुद्रास्फीति की बाधा से निपटने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में मौजूद कमियों जैसे आपूर्ति की बाधा और अकुशल वितरण के कारण है। नीचे दिए गए कुटुंबों में से आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए है हमारे पास, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है सत्र का पहला घंटा, विशेषाधिकार प्रस्ताव किए जाने पर, प्रश्नकाल से पहले का घंटा, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का घंटा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ऑक्सफोर्ड गरीबी और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। तो आपको बताना है कि MPI इन चारों संस्थाओं में से कौन प्रकाशित करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये दोनों मिलकर MPI की रिपोर्ट जारी करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अनाज उपज शब्द का क्या अर्थ है? अनाज उपज का शब्द का अर्थ आपको बताना है। पहला लाइन है हमारे पास कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा काटी गई भूमि। सेकंड लाइन है किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल पहला वाला सही है। अनाज उपज क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा, काटी गई मात्रा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 और 2 को आपको वापस सम्मिलित करना है। सूची 1 में आपको प्रसिद्ध स्थानीय तूफान दिए गए हैं और सूची 2 में आपको बताना है कि वो तूफान या फिर हवाएं एक्चुअल किस क्षेत्र पर आती हैं। आम की वर्षा, बौर वर्षा, नॉर्वेस्टर और लू।
आपको इसमें ऑप्शन बताने हैं। जैसे आप कोशिश कर दिए कि आप अगर इसमें से किसी एक को भी, अगर आपको पता है कि किसी एक को भी मिलाकर आप कोशिश करें कि आप इसमें का आंसर निकाल सके। जैसे हमने नॉर्थ इंडिया में लू के बारे में बहुत सुना है, तो आप बताइए कि लू कहाँ पर चलती होगी। लू चलती है पंजाब से बिहार तक। तो डी का है 1, तो ऑप्शन चेक करते हैं हम। डी का वन देखिए केवल एक में ही है, सी। तो केवल एक प्रश्न का उत्तर होने से ही आप इस प्रश्न का सही उत्तर जान सकते हैं। लेकिन बाकी के भी हम मैच कर लेते हैं। आम की वर्षा कहाँ पर है? कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में। बौर वर्षा बी, ये केरल में ही होती है। नॉर्वेस्टर है पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्न पर आते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। लाल मिट्टी भारत के दूसरे सबसे बड़े मिट्टी समूह को दर्शाती है। लाल मिट्टी दक्षिण, पूर्व और उत्तर दिशाओं में काली मिट्टी को घेरती है। ऑप्शन हमारे पास है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। लाल मिट्टी भारत के दूसरे सबसे बड़े मिट्टी समूह को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संरचना के चरण का सही क्रम है? ऑप्शन ए, उत्क्रमण, भ्रमण, अभिक्रिया, स्थितीकरण। उत्क्रमण, भ्रमण, स्थितीकरण, अभिक्रिया, यात्रा, अभिक्रिया, स्थितीकरण, उत्क्रमण। या लास्ट ऑप्शन आपके पास है यात्रा, उत्क्रमण, अभिक्रिया, स्थितीकरण। आप इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, उत्क्रमण, भ्रमण, अतिक्रिया, स्थितीकरण। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, फिर से आपके पास मैच द फॉलोइंग आ गया है। आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लेकिन आप मानव विकास रिपोर्ट, विश्व आर्थिक परिदृश्य, विश्व निवेश रिपोर्ट, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट। एक मिनट में इसका पेन चेंज कर लूं और कलर भी, ब्लैक में ब्लैक इतना हाईलाइट नहीं हो रहा है। एंड थोड़ा सा इसकी विड्थ को भी चेंज कर लेते हैं। चलिए, मानव विकास रिपोर्ट। तो मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला है विश्व आर्थिक परिदृश्य। विश्व आर्थिक परिदृश्य, ये रिपोर्ट जारी करता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व निवेश रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जारी होती है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगले प्रश्न पर आते हैं। सॉरी, अगर आप इन चारों को मिलाएं तो ए का है 3, ए का 3 2 में है, बी का है 1, बी का 1। तो इसका ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन, विजय सेन। आपको 4 बंगाल के सेन शासक दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन इनमें से पहले आया और कौन सा बाद में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आए थे हेमंत सेन, देन विजय सेन, बल्लाल सेन एंड आखिरी है लक्ष्मण सेन। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। मुगल साम्राज्य मूलतः एक सैन्य राज्य था। केंद्र सरकार, इसका कारण क्या दिया हुआ है? केंद्र सरकार प्रणाली के विकास की जीवंत सैन्य शक्ति पर निर्भर करती है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है।
ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मेकोंग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नहीं, आपको यहाँ पे कथन दिए गए हैं। मेकोंग तिब्बती पठार से निकलती है और दूसरा मेकोंग डेल्टा दक्षिणी को कंबोडिया में स्थित है। अब देखिए जो दो ऑप्शन यहाँ दिए गए आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं क्योंकि दोनों में से कोई एक ही से सोचता है, क्योंकि तिब्बती पठार और कंबोडिया दोनों ही एक साथ नहीं पड़ते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो मेकोंग दक्षिणी तिब्बती पठार में से निकलती है या नदी दक्षिणी कंबोडिया में है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि केवल पहला कथन इसका सही है। मेकोंग नदी तिब्बती पठार से निकलती है। अब आपको मुझे बताना है कि ये नदी एक्चुअली किस देश में पड़ती है। वैसे चलिए आपको बता देती हूँ, ये मेकोंग नदी वियतनाम में पड़ती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है शहरीकरण जन्म दर को कम करने में मदद करता है। दूसरा कथन है उच्च साक्षरता दर का सीधा संबंध निम्न जन्म दर से है। इसका सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन 1 है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। शहरीकरण जन्म दर को कम करने में मदद करता है और दूसरा उच्च साक्षरता दर का सीधा संबंध निम्न जन्म दर से है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये तो आपको पता होगा, इसका प्रश्न मुझे फटाफट से कमेंट में बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर। अब अगर मैंने आपको यहाँ पर ये बताया हुआ है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको क्या करना है कि आपके एग्ज़ाम से पहले जितने भी डेज पढ़ रहे हैं, आप एक बार उनकी लिस्ट बनाइए, उनको नोट करिए एक पेपर पर और अपनी जो भी आपके पढ़ने की जगह, स्टडी टेबल या बेड, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे स्टिक करिए और एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट आप उसको 2-3 बार रिवाइज करिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप उसको रिकॉल कर पाएँ, क्योंकि ऐसे डेज अभी तक एग्ज़ाम्स में आते हैं। एंड कोशिश करिए आप उनकी थीम्स के साथ पढ़िए, क्योंकि अब यूपीपीएससी का एग्ज़ाम काफ़ी टफ आने लग गया है, तो आपको जो सिर्फ डेज नहीं पूछते हैं, वो 1 या 2 लाइन्स के क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें उनके पास डेज के साथ केवल एक थीम है, वो पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य नहीं था? भगत सिंह, यशपाल, छबील दास, अंबिका चक्रवर्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर है अंबिका चक्रवर्ती। अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा की प्रारंभिक सदस्य नहीं थी। अब नौजवान सभा कब गठित किया गया था? 1926 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र कांड से संबंधित नहीं था? मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, M.A. अंसारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, M.S. अंसारी। कानपुर षड्यंत्र कांड से संबंधित नहीं थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। CRISPR CAS9 तकनीक किस क्षेत्र में क्रांतिकारी मानी जाती है? आनुवांशिक संपादन, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष खनन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिक
संपादन, जेन एडिटिंग। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान गगनयान। गगनयान मिशन का संभावित लॉन्च वाहन कौन सा है? PSLV-G, GSLV-MK3, RVLTD या ASLV-D5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, GSLV-MK3 LVM3। अगर आपको मैंने प्रश्न बता दिया तो आई होप आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा हो, लेकिन अगर कोई भी प्रश्न आता है जिसमें आपको जो क्वेश्चन है उसका कीवर्ड, जैसे कि इस क्वेश्चन का कीवर्ड है गगनयान, अगर आपको नहीं पता कि गगनयान क्या एक्चुअली में क्या प्रोग्राम है, तो आप एक बार जाके इसे जस्ट वर्बली गो थ्रू हो जाइए, तो इनकेस अगर और कोई क्वेश्चन आता है गगनयान से तो आप उसको ब्रीफली कर पाएँ। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश का 2025-26 का कुल वार्षिक बजट लगभग कितना रखा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 6.85 लाख करोड़, दूसरा ऑप्शन है 7.36 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर 3 7.8 लाख करोड़ एंड ऑप्शन नंबर डी 8.05 लाख करोड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 8.05 लाख करोड़। अब यूपी बजट को एक बार एग्जाम में जाने से पहले पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन और अगर आप चाहते हो कि मैं इस आपके यूपी बजट के लिए भी एक प्रॉपर MCQ की सीरीज ले आऊँ जिसमें सिर्फ यूपी बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस हों, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपके लिए मैं वो भी बना देती हूँ कि MCQ के थ्रू मैं पूरा आपका यूपी बजट कवर करवा देती हूँ आपका। अगले प्रश्न पर आते हैं, बजट 2025-26 में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अनुमानित अतिरिक्त राशि कितनी स्वीकृत की गई है? ऑप्शन नंबर 1 500 करोड़, ऑप्शन नंबर 2 200 करोड़, ऑप्शन नंबर 3 80 करोड़, ऑप्शन नंबर 4 50 करोड़। 2025-26 में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अनुमानित अतिरिक्त राशि, ध्यान दीजिए यहाँ इस क्वेश्चन पे कि यहाँ पर अतिरिक्त राशि के बारे में पूछा गया है, आपको एक्चुअल एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का बजट नहीं पूछा गया है। तो 2025-26 में जो अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है वो है 50 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किस नए कार्यक्रम की घोषणा राज्य में ई-वे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु की गई है? हरित वाहन मिशन, ईवी उत्तर प्रदेश 2.0 योजना, ई मोबिलिटी 2025 योजना, नवीकरणीय परिवहन परियोजना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ईवी उत्तर प्रदेश 2.0 योजना शुरू की गई है चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। सूची 1 में ज्वालामुखी पर्वत दिए गए हैं और सूची 2 में आपको बतानी है कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत किस कंट्री में अवेलेबल है, मतलब किस कंट्री में है। आपके पास पहला प्रश्न है, पहला कथन है माउंट रेनियर, दूसरा माउंट एटना, तीसरा माउंट पेरिक्विटिन, चौथा है माउंट एपो। माउंट रेनियर, तो माउंट रेनियर है मैक्सिको में, तो एक मिनट चलिए मार्कर चेंज कर लेती हूँ। माउंट रेनियर है मैक्सिको। माउंट एटना ए का टू देखिए किसमें, ए का 2 के पास हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, ए का 2 आपको मिल गया है, तो आपका ये एक मिनट ऐसा आपको ऑप्शन ही ये हो गया आपका। ए का टू केवल आपका ऑप्शन नंबर सी में सही है, तो आपको इस प्रश्न का आंसर मिल गया है केवल एक माउंटेन पता होने से। ए का 2, बी का 1। तो माउंट एटना कहाँ है? इटली। माउंट पेरिक्विटिन 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। माउंट एपो फिलीपींस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर आते हैं।
भारत में किस अफ्रीकी देश के साथ मिलकर सौर संगठन निवेश कोष सोलर अलायंस इन्वेस्टमेंट फंड की घोषणा की? केन्या, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, घाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 2025 में हाल ही में लागू हुआ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता के अधिकार की संवैधानिक मान्यता से जुड़ा है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 से में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम आता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हिमालय की भौगोलिक संरचना में अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय, तराई और शेष हिमालय के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से कारक निर्णायक भूमिका निभाते हैं? इंडियन प्लेट और एशियाई प्लेट के टेक्टोनिक टकराव की प्रक्रिया, हिमनदों के कटाव और तलछट का संचय, वर्षा की मात्रा और मौसमी परिवर्तन। हिमालय की भौगोलिक संरचना में अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों के निर्माण से निम्नलिखित में से कौन से कारक निर्णायक भूमिका निभाते हैं? ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4। इंडियन प्लेट और एशियाई प्लेट के टेक्टोनिक टकराव की प्रक्रिया से इसका कोई भी संबंध नहीं है, मतलब सीधा संबंध नहीं है, इनडायरेक्ट तो है ऑब्वियसली। सेकंड ऑप्शन है आपका हिमनदों के टकराव और तलछट का संचय, वर्षा की मात्रा और मौसमी परिवर्तन, और ज्वालामुखी गतिविधियों की ऐतिहासिक घटना। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। योजना, आपको यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिए हुए हैं जिसको आपको सम्मिलित करना है। सूची 1 में आपको योजना दी गई है और सूची 2 में आपको लॉन्च का वर्ष यानी किस वर्ष वो योजना लाई गई थी ये दिया गया है। तो इस प्रश्न का पहला कथन है आम आदमी जी, पहली योजना है आम आदमी बीमा योजना, दूसरी है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, तीसरी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, चौथा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो आम आदमी बीमा योजना ये आई थी 2007 में, ये सबसे पुरानी योजना है। उसके बाद में है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ये आई है 2021 में। अभी आपको देखिए दो के आंसर्स मिल चुके हैं। इन 2 के आंसर से देखिए आप क्या सही आंसर लगा पा रहे हैं। सिर्फ आम आदमी बीमा योजना 2007, एक आध 3 है, एक आध 3 देखिए इसमें केवल सी वाला ऑप्शन में अवेलेबल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। बाकी के दोनों मैच कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। मूल्यवान आईटी ब्रांडों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक्सचेंजर 2022 में दुनिया भर में सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड है। टीसीएस 2022 में वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों से में दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित कुटों में से क्या आंसर चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी केवल 2, ऑप्शन नंबर डी केवल 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों ही सही है।
एक्सचेंजर 2022 में दुनिया भर में सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड रहा और टीसीएस 2022 में वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में दूसरे स्थान पर रहा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, आपको विधानसभा दी गई है और सभा के सदस्य दिए गए हैं, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है मणिपुर। मणिपुर में आपको बताया गया है इनके अकॉर्डिंगली 62, देन गोवा 40, उत्तर प्रदेश 403, उत्तराखंड 70। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। मणिपुर में सभा सदस्य में 62 सदस्य नहीं हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित पेशवाओं का विचार कीजिए और उन्हें आरोही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। पहले पेशवा है रघुनाथ राव राघोबा, दूसरे हैं बालाजी बाजीराव, तीसरे हैं नारायण राव और चौथे हैं बालाजी विश्वनाथ। आपको बताना है इसमें इनका कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले पेशवा रहे हैं बालाजी विश्वनाथ, सेकंड है बालाजी बाजीराव, थर्ड है नारायण राव और लास्ट रघुनाथ राव या राघोबा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं केवल दो, एक और दो, दोनों, एक और ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। इसका केवल दूसरा ऑप्शन सही है। इसे 2008 में यानी कि सोकोत्रा द्वीप को 2008 में यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षाओं में के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2016 और 20 के बीच भारत ने वैश्विक हथियार आयात में 9.5 की हिस्सेदारी की। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 180 देशों में 195 था। थर्ड है वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान चीन से ऊपर है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इस प्रश्न के सारे कथन सही है। 2016 से 20 के बीच में भारत ने हथियार आयात में 9.5 की हिस्सेदारी की थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 195 था और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान चीन से ऊपर था। अगले प्रश्न पर आते हैं। समाचारों में अक्सर उल्लेखित गॉसॉर्ट तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन है। आनुवांशिक विचारों के उपचार के लिए विकसित एक SPR आधारित जीन संपादन उपकरण, तटीय कटाव और समुद्री प्रदूषण की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया एक स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह इमेजिन सिस्टम, पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया एक ब्लॉकचेन सक्षम प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर 4, मादा बछड़ों की संभावना बढ़ाने के लिए गोजातीय वीर्य के लिंग भेदन हेतु एक स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। गॉसॉर्ट का तकनीक के संदर्भ में सही ऑप्शन है
मादा बछड़ों की संभावना बढ़ाने के लिए गोजाति वीर्य के लिंग भेदन हेतु एक स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है मोरन समुदाय के संदर्भ में। पहला है कथन, वे असम की एक आदिवासी जनजाति हैं जो वैष्णव धर्म के मोरिया संप्रदाय के अनुयायी हैं। ऑप्शन नंबर 2, वे असम के उन 6 समुदायों में से हैं जो अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं। 2025 में असम सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में रहने वाले मोरन समुदाय के सदस्यों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। केवल सेकंड सही है इसमें, आगे के 2 ऑप्शन गलत हैं। वे असम के उन 6 समुदायों में से हैं जो अनुसूचित जनजातियों का दर्जा मांग रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अफीम पोस्ट के संबंध में, अफीम पॉपी से बोलते हैं वैसे इंग्लिश में, अब हिंदी में ये पोस्ट लिखते हैं, आई डोंट नो व्हाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी खेती औषधीय उपयोग, खाद्य बीजों और बीज के तेल के लिए की जाती है। यह समशीतोष्ण जलवायु में फलती फूलती है और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सर्दियों में खेती के लिए उपयुक्त है। कथन 2, भारत एकमात्र एक ऐसा देश है जिस संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग पर एकल सम्मेलन के द्वारा गोंद अफीम के उत्पादन के लिए अधिकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर 1, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल सेकंड ऑप्शन इसमें से सही है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिससे संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग पर एकल सम्मेलन 1961 के द्वारा गोंद अफीम के उत्पादन के लिए अधिकृत किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अवध क्षेत्र में किसानों की भागीदारी के पीछे कौन कौन सा कारण अपेक्षाकृत कम चर्चित रहा, जबकि वह विद्रोह का ग्रामीण आधार प्रदान करने के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर बताने आपको इसमें से। अंग्रेजों के द्वारा महाजनी प्रथा पर अंकुश, तालुकेदारी व्यवस्था का विघटन, पुलिस आधार अधिनियम 1856 और भारत सेना में भारतीयों की भर्ती पर रोक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तालुकेदारी व्यवस्था का विघटन। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बिल विवाद को केवल यूरोपीय असंतोष तक सीमित घटना मानना गलत क्यों है? क्योंकि इसने भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया, क्योंकि इसने प्रांतीय स्वायत्तता की मांग को जन्म दिया, क्योंकि इसने भारतीय न्यायाधीशों की आधिकारिकता पर औपनिवेशिक पूर्वाग्रह उजागर किया, क्योंकि इससे भारतीय वकीलों के लिए विशेष आरक्षण लागू करता था। एल्बर्ट बिल विवाद 1883। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसने भारतीय न्यायाधीशों की आधिकारिकता और औपनिवेश पूर्वाग्रह उजागर किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसने भारतीय न्यायाधीशों की एक आधिकारिकता और औपनिवेशिक पूर्वाग्रह उजागर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है 1916 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या समझौता हुआ समझौता किन दो कारकों के मेल का परिणाम है?
होम रूल लीग आंदोलन की गति और वर्ल्ड वॉर वन की परिस्थिति, बंगाल विभाजन का पुनः प्रस्ताव एवं स्वदेशी आंदोलन, भारतीय औद्योगिक नीति एवं मॉनेटरी सुधार, मुस्लिम लीग का प्रांतीय वर्चस्व एवं कांग्रेस का प्रांतीय संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, होम रूल आंदोलन की गति और वर्ल्ड वॉर वन की परिस्थिति दो मेन कारक रहे थे लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता पे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता 1931 में नमक सत्याग्रह के अतिरिक्त किस प्रावधान ने ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों पर दीर्घकालिक प्रभाव डाला? ऑप्शन नंबर 1, भारतीय जेलों में बंद सभी राजनीतिक कैदियों की बिना शर्त रिहाई, गोलमेज सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व की बाध्यता, प्रांतीय मंत्रिमंडलों में भारतीयों की नियुक्ति एंड रियासतों की स्वतंत्र विदेश नीति का अनुमोदन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए, भारतीय क्षेत्रों में बंद सभी राजनीतिक कैदियों की बिना शर्त रिहाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के नेतृत्व को अचानक गिरफ्तार करने की ब्रिटिश रणनीति का प्रत्यक्ष परिणाम कौन सा रहा? ऑप्शन नंबर 1, भूमिगत नेताओं के द्वारा समानांतर सरकारों की स्थापना, किसान आंदोलन का पूर्ण पतन, भारतीय नौसेना विद्रोह का तत्काल आरंभ, अखिल भारतीय मजदूर यूनियन का विघटन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, भूमिगत नेताओं के द्वारा समानांतर सरकारों की स्थापना। इस पर अगले, विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात किस क्षेत्रीय शक्ति ने तटीय व्यापार पर सबसे पहले नियंत्रण किया, जिससे डच और पुर्तगाली व्यापारियों की नीतियों में बदलाव आया? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास बहनमी उत्तराधिकारी राज्य, मराठा साम्राज्य, गोलकुंडा या मैसूर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंडा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में निष्क और सतमान शब्दों का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए होता था जो उस समय की आर्थिक संरचना को उजागर करता हो? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कृषि उपज का मापन, भूमि कर निर्धारण, मुद्रा धातु मुद्रा विनिमय और पशुपालन कर। इस ऑप्शन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, धातु मुद्रा विनिमय। इस अगले प्रश्न पर आते हैं। पंचायतों को कर लगाने की शक्ति किस सूची और किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित की गई है? राज्य सूची अनुच्छेद 243H, समवर्ती सूची अनुच्छेद 275, संघ सूची अनुच्छेद 280, अपशिष्ट विषय अनुच्छेद 243I। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची अनुच्छेद 243H। अगले प्रश्न पर आते हैं, मार्क कर देती हूं। अगला प्रश्न है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रियर बढ़ने का भारत के निर्यात पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है और यह किस आर्थिक सूचकांक से सर्वाधिक जुड़ा है? ऑप्शन नंबर 1 है, निर्यात घटता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, निर्यात बढ़ता है, थोक मूल्य सूचकांक, आयात घटता है, खाद्य मुद्रा स्फीति, विदेशी निवेश बढ़ता है, राजकोषीय घाटा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1,
निर्यात घटता है, उपयोगिता मूल्य सूचकांक। तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ने का बाजार के निर्यात पर सामान्यतः प्रभाव पड़ता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT को शामिल करने का उद्देश्य निम्न में से किससे सबसे अधिक निकट है? कर आधार का विस्तार, सब्सिडी हिसाब को रोकना, पूंजी खाते की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, मुद्रास्फीति, लक्ष्य निर्धारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सब्सिडी हिसाब को रोकना। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी तट पर विकसित क्रूज टर्मिनल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक पर्यटन के साथ अंतर्देशीय अंतरजिल व्यापार को बढ़ाना, केवल धार्मिक अनुष्ठानों को ऑप्शन दिए हुए हैं। धार्मिक पर्यटन के साथ अंतरदेशीय जलमार्ग व्यापार को बढ़ाना, केवल धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन, विद्युत उत्पादन, गंगा की जल गुणवत्ता परीक्षण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, काशी विश्वनाथ डोर परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी तट पर विकसित क्रूज टर्मिनल का मुख्य उद्देश्य है धार्मिक पर्यटनों के साथ साथ अंतरदेशीय जल मार्ग व्यापार को बढ़ावा देना। तो ये है आज का हमारा अंतिम प्रश्न। इस प्रश्न को पढ़ते हैं, लेकिन इसका उत्तर आपको मैं नहीं दूंगी क्योंकि इसका लास्ट प्रश्न का आंसर कौन देता है? आप लोग देते हैं मुझे। तो कमेंट में बताइए मुझे कि इसका क्या सही आंसर है। जो मुझे सही आंसर देगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगी, जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि इसका आंसर सही क्या होगा। ओके, अदर देन दैट मैं खुद भी आपको इसका कल की नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसका आंसर जरूर दूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं UPSC का, सो प्लीज़ आप उनको शेयर कीजिए ये प्रैक्टिस सेट, ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो। थैंक यू, बाय बाय।